मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। वेलकम बैक। दूसरे दिन में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने हिप्नोसिस क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे की जो साइंस, बिलीफ सिस्टम, काफी जो सब्जेक्ट हैं वो समझे। मन कैसे काम करता है, मन कैसे बीमारियां पैदा करता है, मन बीमारियां ठीक भी कर देता है, वो भी समझा। और बहुत सारे आपके सवाल थे, मिथ्स थे, उनके ऊपर बात हुई। और शाम को भी चर्चा हुई हमारी कुलदीप जी, पूनम जी और सत्या जी और दिलबाग जी से। काफी वो थोड़ी सी अलग लेवल की थी, क्योंकि वो ऑफ रिकॉर्डिंग होती है तो वो कुछ सच्चाइयां बाहर निकल जाती हैं। तो वो ऐसा था ना, जो मेरा अनुभव है मैं बता रहा हूँ, सबका अनुभव अपना अपना होता है। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि सच झूठ का फैसला किसी एक इंसान के कहने से नहीं होता। सबका अपना अपना बिलीफ होता है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। मेरा सोचने का तरीका मेरा है, बाकियों का अलग हो सकता है। तो आप अपने तरीके पर ही विश्वास रखेंगे, जो तरीका आपको शांति दे, खुशी दे। तो आज हम बात करेंगे थ्योरेटिकल एक सब्जेक्ट जो बहुत जरूरी है वो पहले ले लेते हैं, क्योंकि अभी एनर्जी बनी हुई है, सुनना आसान है। और फिर हम प्रैक्टिकल पर सीधे उतरेंगे। आपसे एक एक प्रैक्टिकल करवाएंगे। पहले मैं एक डेमो करके दिखाऊंगा कि ऐसे किसी का बिलीफ चेंज करना है, ऐसे प्रोग्रामिंग करनी है। इतना समझ गए वो इंडक्शन मेथड। अब डीप में कैसे लेके जाना है वो समझना बाकी है। और डीप में ले जाने के बाद कैसे उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे किसी के मन से कोई बैड ट्रोमा है वो हटाना है, कैसे नया डालना है, वो कैसे करना है, वो अभी सीखना बाकी है। एक बार मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपसे वो सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जरूरी नहीं कि आप सही कर रहे हो, गलत देखा जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप सही जा रहे हो या नहीं। बस फिर मैं बताता जाऊंगा भी यहाँ आप ऐसे करो, यहाँ पर आपने सुधार की गुंजाइश है, कुछ चीजें आप बढ़िया करोगे। तो वो अभी सब्जेक्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ हिप्नोसिस। कि हिप्नोसिस का यूज कहां कहां है, हिप्नोटिज्म का प्रयोग कहां कहां होता है। हिप्नोसिस का प्रयोग हर जगह पर है। एवरीथिंग इज हिप्नोसिस। प्रकृति में हिप्नोसिस ही है, क्योंकि प्रकृति के नियम अपने आप में हिप्नोटिक सिद्धांत लिए हुए हैं। सारे ग्रह एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फूल दूसरे फूल के परागकणों को अट्रैक्ट करने के लिए खिलता है। सारी चीजें ही तो हिप्नोटिक होती है ना। तो हिप्नोसिस हमारा स्वाभाविक गुण है, लेकिन फिर भी इसका यूज जो क्लिनिकल हिप्नोसिस है, हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि क्लिनिकल हिप्नोसिस की ये ट्रेनिंग है। तो उसमें जो दो तरह की कैटेगरी बना दी गई। पहले बात करेंगे साइकोलॉजी की, कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनमें तो आपका फील्ड मनोविज्ञान का नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको बहुत आसान भाषा में, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। उस टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहा जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी जो साइकोलॉजी की भाषा में बात करते हैं। तो दो ग्रुप माने गए हैं मनोविज्ञान के अंदर बीमारियों के। एक को कहते हैं साइकोसिस और दूसरे को कहते हैं न्यूरोसिस। ये तो समझ आ रहा है ना, साइकोसिस न्यूरोसिस। तो साइकोसिस क्या है, न्यूरोसिस क्या है, ये शब्द आपके लिए नए है या पता है कुछ थोड़ा बहुत? ना, इसका उससे नहीं। तो आई थिंक मन से रिलेटेड, न्यूरो दिमाग से कुछ। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, आप साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है ना, इसलिए। तो साइकोसिस वो ग्रुप होता है जिसमें इंसान की इनसाइट है वो पुअर होती है। इनसाइट पुअर होती है, कि जिसमें जो बीमार है लेकिन वो बीमार खुद को मानने को तैयार नहीं है। उसको लगेगा मैं बीमार नहीं हूं, बाकी सारे बीमार हैं। प्रॉब्लम उसको है, उसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मुझे प्रॉब्लम है। वो कहेगा बाकी लोग ही बीमार हैं, इलाज करवाना है तो मेरे घर वालों का करवाओ, मेरी पत्नी का करवाओ, इसका करवाओ, बाकी मैं तो ठीक हूं। तो ये साइकोसिस ग्रुप में आता है जिसकी इनसाइट पुअर अर्थात चेतना ही नहीं है, उसको ये समझ ही नहीं है कि मैं बीमार हूं। और न्यूरोसिस ग्रुप में वो बीमारियां आती हैं
या वो लोग होते हैं जिनको पता है कि मुझे एक बीमारी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे पक्का पता है, लेकिन मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं, मुझे हेल्प की जरूरत है, वो खुद अप्रोच करेंगे, वो न्यूरोसिस कैटेगरी में आते हैं, होते हैं ना, तो वो खुद इलाज लेने आएंगे। और ये तो हो गया साइको, न्यूरोसिस वाले खुद आएंगे, उनको पता होता है कि वो बीमार हैं। साइकोसिस वाले मानने को तैयार नहीं है, ये बीमार होते हैं लेकिन उनके अंदर वो नहीं होती। और न्यूरोसिस में क्या होता है कि जो बीमारियां हैं, वो आगे बताऊंगा कौन कौन सी बीमारियां हैं। इन बीमारियों में जो जिम्मेदार है, हमारी सोच जिम्मेदार है, हमारी समाज की नीतियां जिम्मेवार हैं, हमारी धारणाएं, हमारे बिलीफ जिम्मेदार होते हैं। ये बीमारियां हमारी सोच से पैदा होती हैं, और ये जो बीमारियां ये केमिकल डिस्टर्ब से पैदा होती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल हैं, जिसमें डोपामिन, जो डोपामिन है, वो सेरोटोनिन है, और भी है, बहुत से केमिकल होते हैं। तो उनके बैलेंस बिगड़ने से पैदा होती हैं बीमारियां, ये साइकोसिस, हाँ, केमिकल लोचे वाली बीमारियां साइकोसिस में आती हैं। ठीक है, और इन लोगों को दवाइयों की जरूरत होती है, लेकिन इन लोगों को दवाइयों की जरूरत नहीं होती, और उल्टा रहता है कि इनको दवाइयों की जरूरत नहीं है, ये सबसे ज्यादा दवाइयां खाते हैं, और इनको दवाइयों की जरूरत है, ये दवाइयां लेते ही नहीं है, ये लेंगे ही नहीं दवाई, ये कहेंगे मुझे तो कोई बीमारी नहीं, धक्के से देनी पड़ती है। ठीक है, तो अब देखिए जो हिप्नोसिस का यूजेस है वो इसी पर आएगा, इस पर हिप्नोसिस का यूज आएगा, इस पर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो तैयार ही नहीं होंगे। इसमें रोग कौन कौन से आते हैं वो देख लीजिएगा। एक तो बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर कौन सा होता है, जिसमें कुछ महीने तो वो मेनिया में चला जाता है, जैसे वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, फिजूल खर्ची करेगा, सोने की उसको जरूरत ही नहीं, मोटर बन जाएगा, रात को भी काम पे लगा रहेगा, दिन को भी काम पर इतना काम करेगा, लगेगा कि यार इसको अंदर तो ऊर्जा ही कहां से आ रही है, फिजूल खर्ची कुछ भी कर सकता है। वो मेनिया फेज है, 3 महीने तक रहेगा। उसके बाद दूसरा फेज आएगा डिप्रेशन वाला, कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा, 3 महीने बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर अप एंड डाउन मूड होते रहेंगे, उसे बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। और एक होता है सीजनल मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, कि जैसे गर्मी आ गई तो वो बीमार हो जाएगा, सर्दी आ गई ठीक हो गया। कुछ इंसान ऐसे हैं जो सर्दी आने पर ठीक हो जाते हैं, गर्मी आते ही बीमार हो जाते हैं। जैसे गर्मी की शुरुआत हुई, उनके अंदर वो केमिकल गड़बड़ हो जाएंगे। जैसे वो लड़का आता है, तो वो क्या है कि गर्मी जैसी शुरुआत होगी, एकदम से मेनिया में चला जाएगा। अब जैसे ही नवंबर में सर्दियां आएंगी, वो डिप्रेशन की फेज में आएगा। ठीक है, इनमें दवाइयां चलती रहती है, चलनी पड़ती हैं। और दूसरा है स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत प्रकार का होता है। ग्रैंडियोस्टिक है, जिसमें महानता की मैं तो कोई महान ही बंदा हूं, स्पेशल अवतार बंदा आया हूं, लोग मेरी महानता को स्वीकार करें। या कोई कहता है कि मुझे तो परमात्मा दिखाई देते हैं। मैं बहुत से रोगियों से मिला, तो एक बंदा मेरे पास आता, डॉक्टर था, ये किसी को भी हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया, किसी भी व्यक्ति को, लेकिन इसकी एक उम्र है कि ये 35 साल से पहले होगा, बाद में नहीं होता है। तो हम सेफ हैं। हाँ, आप सेफ हैं, होना होता तो हो जाता अब नहीं हो सकता, बच गए। हाँ, बस 25 साल तक, जो कोई रेयर में 35 तक, वैसे 18 से 25 के बीच में इसका वो केमिकल इम्बैलेंस हो ही जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए किसी को, तो उसको क्या है कि उसको कहेगा कि मेरे को तो कोई बाहर से तांत्रिक या कोई कंट्रोल कर रहा है, वो मैसेज भेज रहा है, वो मेरे को बातें कर रहा है, वहां 500 किलोमीटर बातें कर रहा है, वो मेरे को सुनाई दे रही है, वो ऐसे बातें कर रहा है। तो एक बंदा आया, यहाँ फोटो लगी हुई थी पहले कृष्ण की, तो उसके नीचे लेट जाता, तो कृष्ण भगवान मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसे करता, 2 मिनट में फिर नॉर्मल हो जाता, बात करता, फिर एकदम से हंसने लग जाता, फिर एकदम से ही रोने लग जाता। तो जो सड़कों पर देखते हैं ना हम, जो हंसते रहते हैं, कपड़े भी पहन लेते हैं, सर्दी गर्मी का कोई पता नहीं, तो कभी किधर भाग जाते हैं, तो वो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं। उनमें क्या है कि जो सबकॉन्शियस और चेतन मन है, जो चेतन मन हमने बात की, वो बिल्कुल ही ब्रेकडाउन, मतलब वो उसका वो हिस्सा ही समाप्त हो जाता है, बचता सिर्फ अचेतन है उनका, 100% अचेतन हो जाता है। तो उनके मन में विचार आया कि कपड़े उतार देने, इंपल्स आई, तो अब चेतन मन तो है नहीं कि कपड़े रोक दो, वो तो उतार के नाचेंगे, फिर अब कुछ करना है तो करेंगे, क्योंकि चेतन मन रोकने वाला नहीं रहा ना, सिस्टम उनका फिल्टर ही हट गया। तो ऐसे होते हैं स्किज़ोफ्रेनिक, उनके ऊपर ये
काम नहीं करेगा, उनके ऊपर हिप्नोसिस काम नहीं करेगा। वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, दवाई लें। तो ये हो गया। ऐसे और भी डिल्यूजनल डिसऑर्डर है जिसमें भ्रम होता रहता है, इंसान को भ्रम होता रहता है जो रियलिटी में नहीं है लेकिन उसको लगता रहता है, डेल्यूजन आते रहते हैं। या इसके बाद जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, 10 तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं जिसको 3 क्लस्टर में बांटा गया, ए बी सी। जो पहला क्लस्टर है ए, उसमें 3 डिसऑर्डर आते हैं जिसमें है स्किज़ोटाइपल, स्किज़ोइड और पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो स्किज़ोटाइपल वो शक्की होते हैं, वो शक करते रहते हैं कि वो कोल डिटेल निकालते रहेंगे, शक करते रहेंगे, शक्की होते हैं, वो सबूत ढूंढते रहते हैं, मानेंगे नहीं, कन्विंस नहीं होंगे, वो कहेंगे गड़बड़ तो पक्का है लेकिन मेरे पास अभी सबूत नहीं है। तो सारी उम्र उसमें शक में ही जीते हैं। या जो कुछ होते हैं जो वर्कहोलिक होते हैं, वो किसी की मानते नहीं, पैरानोइड में कि उनको लगता है कि ये दुनिया बदलनी चाहिए, यहाँ पर नए नए आइडियाज, कि मेरे आइडिया कोई सुन रहा है, मेरे आइडियाज कोई चुरा ना ले। वो किताबों को भी लोग लगा के रखते हैं, बोलते नहीं है कि सुन लेगा। स्किज़ोफ्रेनिया से मिलता जुलता सा है। तो स्किज़ोफ्रेनिया वाले कहते हैं ना कि मेरा आइडिया उसने चुरा लिया, कैमरे लगे हुए हैं इस घर में ना, वो कैमरे लगे हुए हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि कैमरे लगे हुए हैं, मेरी बातें रिकॉर्ड कर रहा है, कोई मेरा आइडिया ना चुरा ले। या खाने में किसी ने जहर मिला दिया है तो वो सारा खाना ही फेंकते रहेंगे, नया बनाते रहेंगे कि खाने में कुछ ना कुछ मिला हुआ है, कुछ ना कुछ तो मिलाया हुआ है। तो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं। तो ये डिसऑर्डर क्लस्टर ए में 3 तरह के आते हैं और क्लस्टर बी में आते हैं 4, जिसमें है एंटी सोशल, जो कल हमने बात की। एक होता है बीपीडी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो लड़कियों में होता है, जो लड़कियों में टैटूज देखते हैं वो बीपीडी वाली होती हैं। वो बहुत सुंदर दिखेंगी, वो एकदम फेसबुक पे जितनी भी प्रोफाइल होती हैं लड़कियों की, जो अपनी फोटो डालती हैं, नीचे कमेंट में पता नहीं क्या क्या वो लिखती हैं, तो ज्यादातर बीपीडी होती हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये मेटेरियलिस्टिक होती हैं, इनको मेटेरियलिस्टिक भी चीजें बहुत पसंद आती है, शानो शौकत से जीना, शराब नशा बहुत करती हैं, ये डिसऑर्डर की होता है। तो इनसे जो इनसे अगर शादी हो जाए तो उसके पति की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसकी शादी इनसे होगी वो तो गया, उसको अब भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि इनका पर्सनैलिटी है ना, स्वभाव होता है। इनको एक ही बंदा हैंडल कर सकता है जो है एंटी सोशल। हाँ, क्योंकि उनका इनका कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो ज्यादा दबा के रखते हैं, इनको वही पसंद है, तो उनकी से निभ जाती है इनकी। बाकी नॉर्मल हम जैसे लोगों से तो फिर बहुत पंगे होते हैं। इसके बाद है हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो अपने आप को शो करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, अपना प्रदर्शन करते रहते हैं, भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहते हैं कि कहीं भी जाएंगे पूरा फोकस उन्हीं के ऊपर रहे। इसके लिए वो भद्दे कपड़े भी पहन सकते हैं, भद्दे कमेंट भी कर सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, चिल्ला के भी बोल सकते हैं, सरेआम कोई झगड़ा भी कर सकते हैं। किसी ने थोड़ा सा कह दिया, किसी ने जैसे कमेंट मार भी देते हैं, तो सरेआम ही वो उसकी बेइज्जती कर सकती है, उसने तो हु अल्लाह करना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हिस्टोनिक होते हैं। और एक होता है नार्सिस्ट, कि ये सेल्फ, खुद से ही प्रेम इतना करते हैं कि ये खुद के बराबर किसी को समझते ही नहीं, ये खुद ही है सब कुछ, और दूसरों को तड़फाते रहते हैं। जैसे किसी कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज मार दे, अगर ज्यादातर लड़कों में अगर नार्सिसिस्ट है तो वो उसकी बेइज्जती कर देंगे, वो कहेंगे तेरे अपनी शक्ल देखी है क्या, ये देखी है क्या, वो देखी है क्या। मतलब ये नहीं, प्यार से कहते भी नहीं, प्यार से भी तो कहा जा सकता है, कोई अपने इमोशन रखता है तो इनको इमोशन की कदर नहीं होती, बेइज्जती कर देते हैं, ये तो अपने बराबर किसी को समझते ही नहीं है। जैसे पत्नी पति के लिए सब कुछ करती है, बुखार है तो सब कुछ करेगी, अगर पति नार्सिसिस्ट है तो वो कहेगा मेरा इसका तो अधिकार है, और जब पत्नी को कुछ हो जाए तो वो कुछ नहीं करेगा, वो उसको घर से भी निकाल देगा कि अब ये काम की नहीं रही। तो ये नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है।